सभी को नमस्ते। बीएससी पार्ट फर्स्ट में अपना मैकेनिक्स की पुस्तक है। इसमें चैप्टर चल रहा है संरक्षण के नियम एवं घूर्णी तंत्र में गति। इसमें घूर्णी तंत्र में गति हम जो भाग है वो पढ़ रहे हैं। तो इसमें पिछली कक्षा में हमने घूर्णी निर्देश तंत्र में निर्देशांकों का रूपांतरण पढ़ लिया था। आज उससे आगे के टॉपिक पे चलते हैं। घूर्णी निर्देश फ्रेम में वेग एवं त्वरण का रूपांतरण। पिछली कक्षा में हमने केवल निर्देशांकों का रूपांतरण पढ़ा था। यहाँ हम वेग और त्वरण का रूपांतरण पढ़ेंगे। तो पहले वेग के बारे में बात करेंगे, फिर त्वरण के बारे में बात करेंगे। तो चित्र में आपको दो निर्देश फ्रेम दिखाई दे रहे हैं, एक एस है और दूसरा एस डैश है। एस जो है ये जड़त्व निर्देश फ्रेम है, जबकि एस डैश जो है वो एक घूर्णी निर्देश फ्रेम है। और चित्र में दिखाई दे रहा है कि एस डैश जो है वो एस के सापेक्ष ओमेगा कोणीय वेग से गुणन कर रहा है। जेड एक्सिस जो है वो दोनों की स्थिर है। तो निर्देश तंत्र एस के लिए एक्स एक्सिस ये है एक्स आई, ये वाई आई और ये जेड आई। और इसके लिए एस डैश के लिए आपकी एक्सिस एक्सिस है एक्स आर, वाई एक्सिस है वाई आर और इसके लिए है जेड आर। बिंदु ओ है। तो हम जानते हैं कि जब एस फ्रेम में एस निर्देश तंत्र में बिंदु P पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं होता है तो उस स्थिति के लिए डी स्क्वेयर एक्स आई अपॉन डी टी स्क्वेयर का मान 0 होगा, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी टी स्क्वेयर का मान 0 होगा, डी स्क्वेयर जेड आई अपॉन डी टी स्क्वेयर का मान 0 होगा। इसको हमने समीकरण 1 दे दी है। पीछे हमने एक टॉपिक किया था घूर्णी निर्देश तंत्र एस डैश में निर्देशांकों के रूपांतरण समीकरण। तो वो समीकरण हम डायरेक्टली यहाँ काम में ले रहे हैं। वो समीकरण थे एक्स आर बराबर एक्स आई कोस ओमेगा टी प्लस वाई आई साइन ओमेगा टी, वाई आर बराबर वाई आई कोस ओमेगा टी माइनस एक्स आई साइन ओमेगा टी और जेड आर बराबर जेड आई। ये समीकरण 2 है। तो इस समीकरण 2 का हम अवकलन करते हैं समय t के सापेक्ष। अब समीकरण 2 में भी पहले हम इस एक भाग एक्स आर का अवकलन करते हैं, फिर y पे आएंगे, फिर z पे आएंगे। तो समीकरण 2 के जो पहला भाग है एक्स आर बराबर एक्स आई कोस ओमेगा टी प्लस वाई आई साइन ओमेगा टी, इसका t के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो दोनों तरफ डी अपॉन डी टी लगा दिया है। ये सामान्य रूप है। ये डी अपॉन डी टी दोनों पे लग गया है। तो पहले जो है ये डी अपॉन डी टी जो है इस भाग पे भी लगेगा और यहाँ भी लगेगा। इसमें भी लगने के बाद यहाँ दो फलन है एक्स आई और कोस ओमेगा टी। एक बार एक्स आई जो है वो नियतांक है और कोस ओमेगा टी का जो अवकलन है वो हो गया माइनस का ओमेगा साइन ओमेगा टी। सेकेंड स्टेप में कोस ओमेगा टी आपका नियत रह गया और एक्स आई का अवकलन हो गया डी एक्स आई अपॉन डी टी। अब अपन यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ भी पहले y1 जो है वो नियत रह गया, साइन ओमेगा टी का अवकलन हो गया है ओमेगा कोस ओमेगा टी। उसके बाद वाई आई का अवकलन हो गया है डी वाई आई अपॉन डी टी और साइन ओमेगा टी नियत रह गया है। अब इन दोनों पदों में ये जो दो पद हैं इन दोनों पदों में ओमेगा कॉमन ले लिया है। तो ओमेगा कॉमन लेके इस पद को पहले लिख दिया है वाई आई कोस ओमेगा टी माइनस का एक्स आई साइन ओमेगा टी और इन दोनों पदों को बाद में रख दिया है। इन दोनों में से ओमेगा कॉमन ले लिया है। इसमें भी इस पद को पहले लिखा है ओमेगा कॉमन लेके और इसको बाद में लिखा है। फिर आपका ये पद है, उसके बाद ये पद है। अब ये जो मान है वाई आई कोस ओमेगा टी माइनस एक्स आई साइन ओमेगा टी, ये मान वाई आर है जो रख दिया है। तो ओमेगा वाई आर ये पद आपके एच डी आ गए हैं। तो डी एक्स आर अपॉन डी टी का मान समीकरण 3 में मिल गया है। इसी प्रकार डी वाई आर अपॉन डी टी का मान लेते हैं, यानी समीकरण 2 का जो दूसरा भाग है ये इसका समय टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो ये डी अपॉन डी टी लगा दिया है। यहाँ आपका y1 पहले नियतांक ले लिया है, कोस ओमेगा टी का अवकलन हो गया माइनस का ओमेगा साइन ओमेगा टी
प्लस यहाँ पे आपका cos ओमेगा टी तो नियत है, dy i अपॉन dt हो गया। फिर यहाँ पे आपका माइनस का तो माइनस आ गया, इसमें भी पहले आपका xi जो है वो नियत रह गया और साइन का अवकलन हो गया है ओमेगा cos ओमेगा टी माइनस dxi अपॉन dt साइन ओमेगा टी, वो एक प्रक्रिया है। यहाँ पे इन दोनों में माइनस ओमेगा कॉमन ले लिया है और ये माइनस ओमेगा कॉमन लेके ये पद पहले लिखा है yi साइन ओमेगा टी प्लस xi cos ओमेगा टी प्लस dy अपॉन dt cos ओमेगा टी, ये लिख दिया। इसके बाद आपका ये लिख दिया है वही, ये जो मान है ये मान हमें ऊपर समीकरण में दिखाई दे रहा है, ये रहा xr का, वो रख देंगे। तो dy r अपॉन dt हो गया माइनस का ओमेगा xr प्लस dy1 अपॉन dt cos ओमेगा टी माइनस dxi अपॉन dt साइन ओमेगा टी। समीकरण 4 हो गई है, जबकि z निर्देशांक में कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार समीकरण 5 मिल गई है। तो समीकरण 3, 4 और 5 जो है वो घूर्णी निर्देश फ्रेम में वेग के रूपांतरण को प्रदर्शित करती है। तो ये वेग का रूपांतरण था। अब हम बात करते हैं त्वरण के रूपांतरण की। तो घूर्णी फ्रेम में त्वरण के रूपांतरण के लिए जो समीकरण 3 हमारे पास प्राप्त हुई थी अभी वेग के लिए, उसका पुनः अवकलन कर देते हैं t के सापेक्ष। तो समीकरण 3 जो है वो आपको यदि मैं दिखाना चाहूँ तो ये समीकरण 3 है। इस समीकरण 3 का अवकलन कर रहे हैं तो इधर डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर एक्स आ जाएगा और इन तीनों पे डी अपॉन डी टी लग जाएगा। तो वही चीज़ है, यहाँ पे डी अपॉन डी टी लगा दिया है। अब पहले इस पद का अवकलन मैं करना चाहूँ तो ओमेगा कांस्टेंट में आ गया, डी वाई आर अपॉन डी टी हो गया। फिर ओमेगा डी ओमेगा अपॉन डी टी का मान 0 हो गया। फिर इसका अवकलन है तो डी स्क्वायर एक्स आई अपॉन डी टी हो गया, कोस ओमेगा टी नियतांक में आ गया। अब डी एक्स आई अपॉन डी टी नियतांक में है और इस कोस ओमेगा टी का माइनस का ओमेगा साइन ओमेगा टी हो गया। फिर आपका ये साइन ओमेगा टी तो यहाँ नियतांक में हो गया, डी स्क्वायर वाई आई अपॉन डी टी स्क्वायर हो गया और डी वाई आई अपॉन डी टी नियत है, इस साइन का ये अवकलन हो गया। ये हमारे पास समीकरण 6 आ गई है। समीकरण 6 में ये जो भाग है यहाँ पे और यहाँ पे, इन दोनों भागों पे समीकरण 1 का उपयोग करने पे समीकरण 1 ये है। तो ये इन दोनों मान 0 का उपयोग करते हैं तो मान 0 हो जाता है। और 0 होने के बाद यहाँ पे ये आपका ओमेगा डी वाई आर अपॉन डी टी आ गया और इन दोनों में ओमेगा कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बच जाता है डी वाई आई अपॉन डी टी कोस ओमेगा टी माइनस डी एक्स आई अपॉन डी टी साइन ओमेगा टी। समीकरण 7 है। अब समीकरण 7 में ये जो मान है ये मान पुनः समीकरण 4 से आया है। जो समीकरण 4 हमारे पास है उससे आ गया है, अभी वेग के लिए ज्ञात की थी तो वो मान यहाँ पे आ गया। इस मान में अब ओमेगा का इन दोनों में गुणा कर दिया, अंदर इसमें और इसमें ओमेगा का गुणा करके इस पद को हमने सामान्य रूप से हल कर लिया है। तो डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर एक्स आर का जो मान है वो आ गया ओमेगा स्क्वायर एक्स आर प्लस 2 ओमेगा डी अपॉन डी टी वाई आर। समीकरण 8 मिल गई है जो कि त्वरण के रूपांतरण के लिए पहली समीकरण आ गई। इसी प्रकार जो समीकरण 4 है डी अपॉन डी टी ऑफ वाई आर, उसका समय के सापेक्ष पुनः अवकलन करते हैं वही। तो उस समीकरण 4 के दोनों भागों में डी अपॉन डी टी कर दिया, ये सामान्य रूप है वही। इधर ओमेगा तो नियत है, एक्स आर का हो गया डी एक्स आर अपॉन डी टी और ओमेगा का 0 हो गया। फिर इसमें भी पहले इसका अवकलन हो गया, ये नियत है। अब ये नियत है और इसका अवकलन हो गया एज इट इज, इसका अवकलन हो गया, ये नियत है और उसके बाद आपका ये नियत है और इसका अवकलन हो गया। तो ये चीज़ आ गई। इसमें भी समीकरण 1 से वही ये मान और ये मान, इन दोनों मानों के मान 0 हैं, जैसे अभी अपन ने बात की थी। तो ये 0 रखते ही हमारे पास ये इतनी चीज़ बच जाती है। इतनी चीज़ बचने में
माइनस ओमेगा इन दोनों में कॉमन ले ले, ये तो आपका एज इट इज़ है। इन दोनों में माइनस ओमेगा कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन लेने पे ये चीज़ बच जाती है। इसमें ये समीकरण 3 में आपको मिल जाएगा अभिवेग वाले में। तो यहाँ पे समीकरण 3 से मान रख देते हैं। समीकरण 3 से मान रखते ही हमारे पास ये चीज़ आ जाती है। और इसमें अब नेक्स्ट में माइनस ओमेगा का पहले यहाँ गुणा फिर यहाँ गुणा, तो ये गुणा वगैरह करके सामान्य गणितीय प्रक्रिया ने अपनाते हैं, तो समीकरण 9 मिल जाती है। फिर समीकरण 10 है, तो समीकरण 8, समीकरण 9 और समीकरण 10 जो है वो घूर्णी फ्रेम में त्वरण के रूपांतरण को प्रदर्शित करती है। समीकरण 8, 9, 10 से स्पष्ट है कि जड़त्वीय फ्रेम I में बिंदु P का कोई त्वरण नहीं होता है, जबकि घूर्णी निर्देश तंत्र में इसका त्वरण दिखाई देता है। अतः घूर्णी निर्देश फ्रेम जो है वो अजड़त्वीय फ्रेम होता है। नेक्स्ट में अपन बात करते हैं घूर्णी फ्रेम में विस्थापन का रूपांतरण। तो इसके लिए भी हमारे पास दो निर्देश फ्रेम है, एक S है एक S डैश है। S की एक्सिस है वो XY, S डैश की X डैश Y डैश, दो बिंदु है P और Q। तो चित्र में दो निर्देश फ्रेम S और S डैश है। S जड़त्वीय फ्रेम है, जबकि S डैश जो है वो घूर्णी फ्रेम है। माना किसी एक समय पर फ्रेम S डैश जो है, फ्रेम कह दो निर्देश तंत्र कह दो एक ही बात है, वो S डैश जो है वो S के साथ थीटा कोण पे झुका हुआ है, जैसा कि चित्र में दिखाया हुआ है। और माना बिंदु P जो है, ये बिंदु P बिंदु Q तक विस्थापित होता है। तो अब इस बिंदु P के हमने S निर्देश तंत्र में जो निर्देशांक है वो मान लिए हैं x1 y1 z1 है, और Q के S में जो निर्देशांक है वो x2 y2 z2 है। इसी प्रकार P के S डैश में दूसरे निर्देश तंत्र में जो निर्देशांक है वो x1 डैश y1 डैश z1 डैश है, और Q के जो S डैश में निर्देशांक है वो x2 डैश y2 डैश z2 डैश है। तो निर्देश फ्रेम S में विस्थापन PQ का जो परिमाण है वो निम्न प्रकार होगा। तो निर्देशांक S डैश जो है या निर्देश फ्रेम S डैश जो है, इसमें विस्थापन PQ का जो परिमाण आएगा वो आ जाएगा आपका मापांक ऑफ PQ बराबर √ x2 डैश माइनस x1 डैश स्क्वायर प्लस y2 डैश माइनस y1 डैश प्लस z2 डैश माइनस z1 डैश की स्क्वायर। तो सामान्य फॉर्मूला है। अब गैलीलियन रूपांतरणों से संबंधों से हम जो x2 डैश y2 डैश z2 डैश x1 डैश y2 डैश y1 डैश और z1 डैश के जो मान है वो मान ये रख देते हैं। तो मान रख के इन समीकरणों को हल करने पे जो PQ का मान आता है वो हमें इस रूप में प्राप्त हो जाता है √ x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 की स्क्वायर। समीकरण 12 मिल गई है। अतः सदिश PQ का जो परिमाण है वो निर्देश फ्रेम S और S डैश में बराबर ही है। इस प्रकार निर्देश फ्रेम के घूर्णन से विस्थापन के परिमाण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये घूर्णी फ्रेम में विस्थापन का रूपांतरण था। यहाँ आपका ये निर्देश फ्रेम जो है वो S डैश में PQ का मान आ गया, और इस PQ का मान लेके हमने क्या किया कि इनके x1 y1 z1 x1 डैश y1 y1 डैश और z1 डैश और x2 डैश y2 डैश और z2 डैश के मान यहाँ पे रख के हल कर लिया है। तो ये आपका घूर्णी फ्रेम में विस्थापन रूपांतरण था। थैंक यू।